वेलकम फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे सरकारी फॉर्म गाइड पे। तो आज इस चैनल पे हम देखेंगे कि कैसे हमको एडीपीओ जो सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जो एमपी का पोस्टें निकली है उसमें कैसे अप्लाई करना है हमको। तो उससे पहले मैं आपको एक बार एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। अगर आपने एजुकेशन में एलएलबी किया है, आपकी एज 21 साल है और आप इंडिया के भारत के निवासी हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले आना होगा गूगल पे। गूगल पे आपको डालना होगा एमपीपीएससी करके। जैसे ही आप एमपीपीएससी डालते हो देन फिर आपको एंटर करना है। तो आपको ये एक साइट पे लेके जाएगा। यहाँ पर आपको mpsc.mp.government.in पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस साइट पे क्लिक करते हो तो आपका ये होम पेज ओपन होगा। तो आप आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेके आना है। नीचे लेके आके आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हो तो ये एमपीपीएससी की जितनी भी जॉब्स आई चुकी हैं वो सब कुछ आपको दिखेंगी। तो आपको इधर नीचे लेके आना है। इधर 5वें नंबर पे पॉइंट पे आपको दिखेगा रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर 2026। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी जो वैकेंसीज की जो स्टार्ट डेट हुई है वो हुई है 9 अप्रैल और ये आपका 8 मई तक चलने वाला है फॉर्म फिल का प्रोसेस। फिर आपको इधर पे साइड में दिए गए लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइड पे लिंक पर क्लिक करते हो तो ये फिर आपको अगेन दूसरे पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पर आपका ऐसा पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है जहाँ पर आपका एडीपीओ का ऑप्शन दिया गया होगा। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी 2026 एडीपीओ 2026 का फॉर्म दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखना है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए ये साइड में पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। तो आपने जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करा तो यहाँ पर आपका ये पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। अगर आपको हिंदी में अगर फॉर्म फिल करना है तो आपको हिंदी सिलेक्ट करना है। ऊपर गूगल पे यहाँ पे ट्रांसलेटर आता है। तो अगर आपको इस पे इंग्लिश पे क्लिक करोगे तो ये आपका पूरा डिटेल इंग्लिश के अंदर आ जाएगा। तो फॉर्म फिल करने से पहले आपको जो एडवर्टाइजमेंट है इसका उसको उस पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करते हो तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। फिर से आपको अपने सेम टैब पे आ जाना है। आप सेम टैब पे आने के बाद आपको फिर आई हैव रीड केयरफुली पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आई एक्सेप्ट करके आपको इस पे क्लिक कर देना है फॉर्म फिल करने के लिए। तो मैंने आई एक्सेप्ट पे क्लिक करा। अभी ये मेरा फॉर्म ओपन हो गया है पूरा। तो अभी मुझे इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना करके देखना है कि कैसे मैं इसको फिल करूंगा। तो मुझे फिर गूगल पे क्लिक करके यहाँ पर इंग्लिश पे कन्वर्ट कर देना है। जैसे ही मेरा इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है तो ये मेरा पूरा फॉर्म अभी इंग्लिश में मेरे को पूरी फील्ड दिखाई दे रही है जो मुझे फिल करना है। तो हर एक फील्ड के बारे में हम जानेंगे, उसका क्या वैलिडेशन है, वो कैसे आपको अच्छे तरीके से उस फॉर्म को फिल करना है। क्योंकि अगर आप फॉर्म को अच्छे से फिल नहीं करते तो आपको उसको एडिट करने के लिए 50 रुपए एक्स्ट्रा उनको चार्ज करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको देखना है वेदर द कैंडिडेट होल्ड अ डिग्री इन लॉ। तो आपके पास अगर लॉ के अंदर डिग्री है तो यहाँ पर आपको यस क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको लिखा वेदर द कैंडिडेट होल्ड अ फर्स्ट क्लास डिग्री इन अ लॉ। आपका जो डिग्री जो है वो फर्स्ट क्लास है, यस और नो। तो इसके केस में आपको फर्स्ट क्लास पे यस कर देना है, यस। अगर आपका सेकंड क्लास है तो नो क्लिक करना है। उस हिसाब से आपको पर्टिकुलर डिग्री पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आता है सिलेक्ट डिग्री टाइप इन लो। अगर आपने लो अगर 5 साल बीए प्लस एलएलबी करा है तो आपको बैचलर्स ऑफ लॉ 5 इयर्स ऑफ कोर्स सिलेक्ट करना है। अगर आपने एबीए करने के बाद फिर एलएलबी करा है वो 3 साल का कोर्स है तो आपको 3 साल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो फिर आपका नेक्स्ट चीज पूछा जाता है वेदर द कैंडिडेट पजेस द हायर क्वालिफिकेशन इन लॉ। अगर आप आगे हायर क्वालिफिकेशन कर रहे हो एलएलबी के बाद जो हमारा हायर क्वालिफिकेशन रहेगा, अगर आप कर रहे हो तो यस आपको क्लिक करना है, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको नो क्लिक कर देना है। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर है लीगल प्रैक्टिस का तो आपको यस क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आपको नो क्लिक कर देना है। तो ये आपका एक पूरा डिटेल फिल हो जाता है। फिर दूसरे डिटेल पे आते हैं। दूसरे डिटेल में आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। जो आपकी 10th की मार्कशीट के अंदर जो भी आपका नाम लिखा होगा उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पे नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ रौनक करके। देन आपका अगर मिडिल नेम है तो आपको मिडिल नेम डालना है, अगर सरनेम है तो सरनेम डालना है। ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, अगर आपको डालना है तो डालना है। अदरवाइज अगर डालोगे तो आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से यहाँ नाम डालना है। तो यहाँ पे मैं रौनक खान नाम डाल देता हूँ। जेंडर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जेंडर सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे फीमेल सिलेक्ट कर देना है या मेल सिलेक्ट कर देना है। तो मैंने मेल सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मुझे डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा फील्ड पे तो ऐसा कैलेंडर आएगा। तो कैलेंडर के हिसाब से मैं डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करूंगा, मेरा 2003 एंड जून में सिलेक्ट कर लूँगा और 16 जून मैंने सिलेक्ट कर लिया। इस हिसाब से मेरा ये डेट निकल के आ जाएगा। तो मिनिमम एज जो 21 साल की है वो मेरी यहाँ पे आनी चाहिए, तब मैं एलिजिबल रहूँगा। यहाँ पे मुझे फादर का नाम डालना है। फादर के नाम के लिए मुझे देखना है कि फादर का नाम मेरा 10th क्लास की मार्कशीट में जो रहेगा मैं पूरा यहाँ पे फादर का नाम डाल दूँगा। मदर का नाम भी मैं उसी हिसाब से पूरा यहाँ पे डाल दूँगा। तो मैंने मदर का नाम भी डाल दिया। अभी ये मेरा सेकंड फॉर्म का डिटेल पूरा फिल हो गया। अभी थर्ड फॉर्म के लिए आने के लिए अगर मैं मैरिड हूँ तो मुझे यहाँ पे यस करना है।
यस करने के बाद यहाँ पे मुझे अपने स्पाउस का नाम लिखना है, मेरी पत्नी का नाम लिखना है और कितने मेरे बच्चे हैं उनका मेरा नाम लिखना है। अगर कोई ट्विन्स है तो उसको बताना है। अगर वेद है तो वुमेन इज विडो। अगर कोई वुमेन अगर विधवा है तो यहाँ पे वो यस नो अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नो क्लिक करता हूँ और आगे के फील्ड पे जाता हूँ। नेक्स्ट फील्ड है मेरा स्टेटमेंट ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर मुझे बताना है कि मैं एमपी का निवासी हूँ, तो मुझे यहाँ पे यस क्लिक कर देना है। और दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, इस पे अच्छे से ध्यान देना कि कैटेगरी जो भी आप भर रहे हो, तो अगर एक फॉर्म आता है आपका, कैटेगरी निकलती है ओबीसी फॉर्म की, एससी एसटी का आपका एक सर्टिफिकेट है जो मध्य प्रदेश के द्वारा ऑथोराइज करके निकलता है। अगर आपके पास वो है तभी आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करना। अगर आप जनरल है तो आप यूआर क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, जैसे कि मेरे पास सर्टिफिकेट है ओबीसी का, तो मैं यहाँ पे ओबीसी क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पे मुझसे पूछा जाएगा वेदर द कैंडिडेट फॉल्स इन अ क्रिमिनल लेयर। तो अगर आपकी आय जो है वो अगर आपकी 2-2.5 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हो। अगर वो ऊपर है उससे ज्यादा तो आप क्रीमी लेयर में आते हो। तो ज्यादातर जो आपके ओबीसी के सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं वो नॉन क्रीमी लेयर के बनाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे नो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नो क्लिक करोगे इसका मतलब है आप बेनिफिट ले रहे हो ओबीसी कैटेगरी का। तो आपके सर्टिफिकेट के पीछे ही आपकी जो कास्ट है वो वहां पर लिखी होती है। स्पेशली जो कास्ट लिखी होती है वो खान वगैरह नहीं, यादव वगैरह नहीं, एक स्पेसिफिक कास्ट आपकी लिखी जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं मानता हूँ मेरी जो कास्ट है उधर पे लिखी है, पीछे वो लिखी है रंगरेज, तो मैं यहाँ पे रंगरेज करके डाल दूंगा जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। जिससे मुझे ये एडवांटेज मिल जाएगा कि अगर कोई भी वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी के लिए होगी तो यहाँ पे मुझे उसका एडवांटेज मिलने वाला है। ये फिल करने के बाद मुझे यहाँ पे इशू डेजिग्नेशन का नाम लिखना है। जितने भी मेरा सर्टिफिकेट ओपन करा होगा तो आपको सबसे पहले हेडिंग देखोगे जैसे ही आपका सर्टिफिकेट का, तो वहां पर आपको दिखेगा सब डिविजनल। मेरा जो ऑफिसर है जिसने मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट साइन करा उसका नाम है सब डिविजनल ऑफिसर रेवेन्यू। तो मैं उसका पूरा नाम डाल दूंगा। देन फिर यहाँ पे मैं अशोकनगर करके डिस्ट्रिक्ट है मेरा, वो मैं फिल कर दूंगा। फिर यहाँ पे मुझे सर्टिफिकेट रोल नंबर डालना है। तो आपका एक सीरीज नंबर होता है RS/ ऐसा करके, तो आपको वो वाला नंबर यहाँ पे पूरा डाल देना है। ये मैंने डमी डाला है डाटा। उसके बाद आता हूँ मैं इशू सर्टिफिकेट डेट। तो जिस भी डेट को मेरा सर्टिफिकेट इशू होगा वो आपको ऊपर हेडिंग में मिल जाएगा। तो मैं उसका यहाँ पे डेट डाल दूंगा। जैसे मैं डेट डाल देता हूँ तो ये मेरा पूरा फॉर्म फिल हो गया। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आप यूआर सेलेक्ट करोगे। यूआर सेलेक्ट करोगे ही तो आप वैसे भी नॉन क्रीमी लेयर में आओगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने ही नहीं देगा। जनरल कैटेगरी के लिए ये ऑप्शन वैलिड नहीं रहेगा, सिर्फ ओबीसी के लिए रहेगा। तो ओबीसी वाले अगर करते हैं तो ये मान्य रहेगा, वो वाली डिटेल्स आपको फिल करने रहेंगे। अदरवाइज आपको नीचे वाला फॉर्म फिल करना है। फिर आते हैं हम नीचे। तो यहाँ पे मैं फिर से फिल कर देता हूँ रंगरेज, और जो भी मेरा सर्टिफिकेट का ऑफिसर था, सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर रेवेन्यू। तो ये मेरा फिल हो गया है, सब डिविजनल ऑफिसर रेवेन्यू। और यहाँ पे मैं सुखनगर डिस्ट्रिक्ट RS/ जो भी मेरा नंबर रहेगा वो मैं टाइप कर देता हूँ, एंड एंड। और यहाँ पे मैं अभी अपना ईयर सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपको अपने सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे डाल देना है। जो भी आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है, जो भी इशूअर का नाम रहेगा वो डालना है आपको। जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने करवाया वो डालना है। उसका सर्टिफिकेट का रोल ऊपर नंबर आता है वो डाल देना है, और नीचे आपको यहाँ पे डेट डाल देना है इशू की। अभी आते हैं डिसेबिलिटी वाले सेक्शन पे। यहाँ पे अगर आप डिसेबल हो तो आपको यस करके ये पूरी डिटेल आपको फिल करना है, जो भी आपका डिसेबल का सर्टिफिकेट होता है। अगर नहीं है तो आपको इसे डायरेक्ट नो क्लिक कर देना है, तो आपको ये चीज फिल करने का जरूरत नहीं रहेगा। तो फिर आपको नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आते हो अदर डिटेल पूछता है ये कि आपके पास कुछ क्रिमिनल केसेस आपके ऊपर है, यस और नो, तो आपको नो क्लिक करना है। क्रिमिनल केस जो पेंडिंग हो, यस नो, तो आपको उस हिसाब से रिजल्ट फिल कर देना है, नो। अगर बेयर पीरियड एग्जामिनेशन सिलेक्टेड बाय द कंडक्टर, तो आपको यहाँ पे यस नो सिलेक्ट कर देना है अकॉर्डिंगली जो भी आप जिस कैटेगरी में गिरते हो। अगर आप कोई एमपी में कोई भी जॉब पे अभी हो प्रोफाइल पे, तो यहाँ पे यस और नो उसके बेसिस पे क्लिक करना है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई जॉब करते हो तो उसके बेसिस पे यस नो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो उसके बेसिस पे यहाँ पे येस और नो मार्क कर देना। तो मेरा सब में नो मार्क कर दिया मैंने, क्योंकि अभी मैं किसी में जॉब नहीं करता हूँ। अभी आता हूँ मैं डिटेल ऑफ लाइव रजिस्ट्रेशन इन द एम्प्लॉय ऑफिस ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट। तो ये बेसिकली आपका पंजीकरण है, जो आप पंजीकरण लेते हो जब भी आप कोई भी एमपी की सेवा के अंदर, जब भी आप अप्लाई करते हो एमपी की जो भी सर्विसेज निकलती हैं, तब आपका एक पंजीकरण होता है। तो उसका आपको यहाँ पे लाइव डिटेल डालना है। तो ये होना आपके लिए मैंडेटरी रहेगा। तो आपको यहाँ पे यस क्लिक करना है अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो आपको नो ही रखना है और आगे फॉर्म फिल करते चले जाना है। लेकिन अगर आपके पास ये है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है यस। यस क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो सिलेक्ट करना है। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, जो भी आपका एट द टाइम जब भी आपने कोई भी गवर्नमेंट सेवा फिल करा होगा तो वहाँ पर आपका वो नंबर जनरेट होता है, तो आपको वो वाला नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। नंबर फिल करने के बाद उसके साथ में आपको कब इसमें
इनरोल करा था, वो वाला डेट आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप ये सब डाल देते हो डिटेल, फिर नीचे आते हो। अगले सेक्शन है डिटेल ऑफ एक्स सर्विसमैन। अगर आप हो तो यस करके आपको डिटेल फिल करना है, अदरवाइज आपको नो रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका वेदर द अपर कास्ट अवॉर्डेड इंटरनेशनल मैरिज सर्टिफिकेट ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट बैकवर्ड वेलफेयर। अगर आपके पास ऐसा एज रिलैक्सेशन के लिए कुछ है, अगर आपका एज रिलैक्सेशन आपको लेना है इस बेसिस पे कि अगर कोई भी अपर कास्ट की लड़की कोई भी शेड्यूल कास्ट एसटी ओबीसी से अगर शादी करने के बाद उसने करा है तो उसके लिए आपको यस फिल करना है। अगर ऐसा नहीं है तो इधर पे आपको नो फिल कर देना है। नो, उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है विक्रम अवार्ड विनिंग स्पोर्ट पर्सन आप हो तो यस, अगर नहीं हो तो नो फिल कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपने हिसाब से जो भी सेंटर फिल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आपको भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर 4 ही सेंटर हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने प्रेफ़रेंसेस सेट कर सकते हो। तो ये मैंने भोपाल लिया फर्स्ट, सेकंड ग्वालियर, थर्ड लिया मैंने इंदौर और फोर्थ लिया मैंने जबलपुर। अब आते हैं हमारा एकेडमिक डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको आपने अगर 10th क्लास करा है तो आपको 10th क्लास यहाँ पे लिख देना है। 12th क्लास भी आपका पास हो गई, यहाँ पे आपको नेम ऑफ एग्जाम पास में 12th लिख देना है। ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि आपने कभी बीए करके फिर एलएलबी कर रहे होते हो और कोई कोई बीए एलएलबी कर रहा होता है, तो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे नाम लिखना है। अगर आपने बीए कर रखा है उसके बाद एलएलबी करा है तो आपको यहाँ पे डिग्री जो दिखाना है वो एलएलबी वाला है दिखाना है, ना कि बीए वाला दिखाना है। अगर आपने बीए एलएलबी करा है तो यहाँ पे आप वो चीज मेंशन कर सकते हो, बी ए डॉट एल एल बी। सो अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज पे। यहाँ पे आता है हमारा सिस्टम, तो ग्रेड सीजीपी और डिवीजन, ग्रेड सीजीपी और डिवीजन। तो बेसिकली एमपी बोर्ड से अगर आपने करा है तो आपका डिवीजन होता है, अगर सीबीएसई से करा है तो आपका ग्रेजुएट और ग्रेड आता है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट करके यहाँ पे आपको डायरेक्ट ग्रेड लिख देना है, जो भी आपका 6.2 आया 10 में से, आउट ऑफ 10 में से 8 आया तो वो ग्रेड सिस्टम होता है। तो मैंने एमपी बोर्ड से करा है तो मैं यहाँ पे डिवीजन सेलेक्ट कर लूंगा ये दोनों में। और जो मेरा ग्रेजुएशन हुआ वो जीवाजी से हुआ है, वो भी डिवीजन बेसिस पे है, तो मैंने यहाँ पे डिवीजन सेलेक्ट कर लिया। सब्जेक्ट में ये 10th में ऑल डालूंगा। सेकंड मैंने आर्ट लिया था 11th क्लास में, तो यहाँ पे मैं आर्ट डाल दूंगा। एलएलबी तो मेरा एलएलबी ही रहेगा। इंटीजर तो यहाँ पे मेरा अपने मार्क्स डाल दूंगा। इंटीजर मेरे कितने नंबर का टोटल एग्जाम हुआ था 600 का उस टाइम पे, और ये मेरे मार्क्स जो आए थे वो आए थे 565। जैसे मैं क्लिक करके बाहर क्लिक करूंगा तो मेरा परसेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर मेरा 10th हुआ था 500 मार्क का, और उसमें से मेरे जो नंबर आए थे वो आए थे 430, तो उसके बेसिस पे मेरा यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। ये जो मेरा एग्जाम हुआ था वो 3000 नंबर का टोटल, जो सिक्स सेमेस्टर का आपका मार्कशीट होता है उसके अंदर आपको टोटल इंटीजर पूरा फाइनल आपको दिखता है कि आपका टोटल एग्जाम कितने नंबर का हुआ था। तो उसमें से मेरे जो मार्क आए थे वो आए थे मेरे 25, तो उस हिसाब से मेरा यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। तो मेरा जो डिवीजन बने थे मार्कशीट के हिसाब से वो फर्स्ट फर्स्ट और फर्स्ट था, तो मैंने यहाँ पे वो डाल दिया। अभी मैं यहाँ पे अपना डिटेल डाल दूंगा, एमपीबीएससी मध्य प्रदेश भोपाल से हायर सेकेंडरी एमपीबीएससी, और ये जो मैंने करा था वो मेरा जीवाजी यूनिवर्सिटी था, तो मैंने यहाँ पे जीवाजी यूनिवर्सिटी डाल दिया। पासिंग ईयर डाल दूंगा मैं यहाँ पे 2015, यहाँ पे मैं डाल दूंगा 2017। उसके बाद ये मेरे पासिंग ईयर डालूंगा 2024, जब मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है, आपका 10th क्लास का जो भी रोल नंबर रहेगा। तो ये मैंने डमी डाटा डाला है, ये भी मैंने डमी डाटा डाला है, और ये ग्रेजुएशन का जो भी रोल नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना होगा, 6th सेमेस्टर का जो भी रहेगा। ये करने के बाद आप नीचे आओगे। नीचे आने के बाद आपको एक ये लाइन दिखाई देगी। इस लाइन का मतलब है अगर आपको ट्रेवलिंग अलाउंसेस चाहिए, आपने अगर यहाँ से एग्जाम देने के लिए भोपाल, ग्वालियर या कहीं पे जा रहे हो, तो अगर आप ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब, एससी, एसटी में आते हो कैटेगरी में, या फिर आप दिव्यांगन जन हो, आपके पास अगर दिव्यांग जन का सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे यस करके वो पैसा वापस ले सकते हो गवर्नमेंट से। अगर नहीं लेना तो आप इधर पे नो क्लिक करोगे। तो मैं यहाँ पे यस करता हूँ क्योंकि मैं ओबीसी कैटेगरी में आता हूँ, नॉन क्रीमी लेयर के अंदर भी आता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना बैंक डिटेल डाल दूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा पंजाब नेशनल बैंक, जो भी मेरा बैंक का नाम रहेगा वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। आईएफसी कोड में बैंक डिटेल के हिसाब से PUNB, ये मैं डमी डाल रहा हूँ दिखाने के लिए आपको। ब्रांच का नेम जो भी मेरा रहेगा तो मैं यहाँ पे अपना ब्रांच का नेम डालूंगा पिपरई करके। ब्रांच का कोड है ये भी मेरे को गूगल पे मिल जाएगा, आप जैसे ही आपका ब्रांच का नेम डालोगे तो उसके बेसिस पे मैं ये यहाँ पे डाल दूंगा। ज्यादातर ये पीछे के 4 अंक जो भी रहते हैं आपके, वही आईएफसी कोड के, वही आपका ब्रांच का कोड हो जाता है। नेम होल्डर तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल दूंगा, जो भी मेरा नाम है, रौनक खान। अकाउंट नंबर तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल दूंगा, ये मैंने डमी डाटा डाल दिया। अब आते हैं नेक्स्ट। तो आपको जो भी अपना अकाउंट नंबर का पहला जो फोटो होता है, पहला जो भी फोटो होता है आपका अकाउंट, जैसे ही आपका कॉपी आप ओपन करते हो तो पहले डिटेल जिसमें आपका नाम, आईएफसी कोड और सब चीजें लिखी रहती हैं, उसका आपको एक फोटो लेना है। फोटो लेने के बाद उसको जो भी आप उसका साइज कन्वर्ट करोगे वो आपको 200 केबी तक ही रखना है। 200 केबी तक रखने के बाद आप यहाँ पे वो साइज को लेके अपलोड कर दोगे। जैसे कि मैंने ये जो है पासबुक का पहले से ही ले रखा है, तो मैं यहाँ पे अपना पासबुक अपलोड कर दूंगा, जिसका साइज जो है आप देख सकते हो 52 केबी है। तो यहाँ पे जाके मैं ओपन करके अपलोड कर दूंगा, तो ये मेरा अपलोड हो गया। अभी मैं यहाँ पे अपना पता सिलेक्ट करूंगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो इसमें मुझे अपना राज्य सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है,
एड्रेस लिख देना है मुझे अपना, मैं डमी एड्रेस लिखा है मैंने। यहाँ पे मैं अपना पिन कोड डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना लैंडमार्क डाल दूंगा, कौन सी जगह है जो मेरे पास में। ये आप आधार कार्ड के हिसाब से डाल सकते हो। और आपका अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस पे क्लिक कर दोगे तो ये अपने आप ही फिल हो जाएगा। अगर आपका ऐसा होता है कि परमानेंट एड्रेस आपका कुछ और है और अभी प्रेजेंट में आप और कहीं रह रहे हो तो उसके हिसाब से ये दोनों डिटेल आपको भरना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना। फिर आते हैं नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसमें बहुत से लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है। और ये आप जब भी साइज अपलोड करते हो वीडियो के लिए तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले आपको एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखना है, आपने जो भी फोटो लिया वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपका फोटो क्लियर होना चाहिए और साथ में उसका बैकग्राउंड आपका टोटली वाइट होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड रहेगा और उसकी जो साइज होनी चाहिए वो 20 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। तो मैंने जो एक अपना फोटो डाउनलोड करके रखा है, तो मैं एक वो पिक्चर अपना यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे अभी डाटा है, सो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करूंगा, फोटो अपलोड करने के बाद वो बैकग्राउंड मेरा वाइट होएगा और 21 से लेके 22 KB के बीच में आप उसको कन्वर्ट करोगे और यहाँ पे आप चूज करोगे तो यहाँ पे आपका फोटो डिस्प्ले करेगा और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, यस मेरा फोटो एप्रोप्रिएट है। जैसे ही आप ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका फोटो दिखने लगेगा। फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डालना है जिसपे आपको आगे पूरी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। जैसे ही आप सब कुछ जानकारी फिल करते हो तो यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट पे टिक कर देना है और जो भी आपने डाटा फिल करा उसके हिसाब से आपका ये फिल होके आ जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी आपके पास। और यहाँ पर लास्ट में आपको एक सिग्नेचर भी आपका अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कागज पे आपका नाम जैसे भी आप सिग्नेचर करते हो वो लेके फोटो उसका खींचने के बाद आपको उसको एक जेपीजी फॉर्मेट में ही आपका फोटो रहेगा, उसको 10 KB से 100 KB के बीच में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप कन्वर्ट करोगे और यहाँ पे आप चूज करोगे फाइल को और यहाँ पे मेरे पास एक सिग्नेचर है तो मैं सिग्नेचर यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो जैसे ही सिग्नेचर अपडेट करा मैंने तो यहाँ पे सिग्नेचर मेरा अपडेट हो गया और ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया बॉक्स पे तो ये मेरा ले भी लिया इसने। तो यहाँ पर मेरा फोटो रहेगा तो वैसे ही मेरा फोटो आपका अपडेट हो जाएगा। देन फिर मुझको यहाँ पे अपना कैप्चा डालना है, SJQKH। जैसे ही मैं करके अपना नेक्स्ट क्लिक करूंगा तो ये मेरा फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो, यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आएगा। तो गाइस इसके बाद आपको नेक्स्ट चीज आएगा, जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है तो आपको यहाँ पे लिखा आएगा फीस नॉट पेड, आपका आपका फीस जमा नहीं हुआ है। उसके बाद जब आप इसी साइट पे रहोगे नीचे आपको आएगा प्रोसीड फॉर पेमेंट, आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करोगे तो प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको दूसरे साइट पे जाएगा जहां पर आप डेबिट कार्ड से यूपीआई से पेमेंट आपका कर सकते हो। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन नंबर एक जनरेट होगा जो आपके जीमेल पे और मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा। तो गाइस अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम अगर लगता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू गाइस।